बच्चों आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों नाम से ही क्लियर हो गया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। मतलब जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वहां पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। आई बात समझ में? मतलब सीधा सा कहेंगे कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जहां पे करंट फ्लो होता है वहां पे क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया? बच्चों कोई भी कंडक्टर होने दो, ठीक है, जहां कहीं पे भी करंट फ्लो होगा वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। आई बात समझ में? अब देखते हैं कि हीट प्रोड्यूस आखिर होती कैसे है। मान लो बच्चों कोई ये एक वायर है, ठीक है, और इस वायर को मैंने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ध्यान से देखना। तो बच्चों ये क्या है, हायर पोटेंशियल है, ठीक है। यहां पे हमने दे दिया स्विच। बच्चों ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो बच्चों होगा क्या, जैसे ही हम यहां से स्विच ऑन करेंगे तो जाहिर सी बात है स्विच ऑन करने से ये क्या लगी है, बैटरी लगी है। तो बैटरी क्या करती है, हाई पोटेंशियल सप्लाई करेगी। तो जितना ज़्यादा हाई पोटेंशियल होगा सर्किट में, ये वायर है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उतना ही तेजी से ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे। क्योंकि जितना पावरफुल बैटरी होगी इलेक्ट्रिक चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल उतना ही फास्ट क्या करेगा, मूव करेगा। क्योंकि बैटरी क्या करती है, चार्ज को पुश करती है। तो जितना पावरफुल बैटरी होगी वो उतना ही तेजी से चार्ज को क्या करेगी, पुश करेगी। तो सर्किट में चार्ज उतना ही तेजी से क्या करेगा, मूव करेगा। जब सर्किट में चार्ज ज्यादा तेजी से मूव करेगा तो करंट ज्यादा होगा। समझ में आ गया? आपने ओम्स लॉ पढ़ा है ना, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू R। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा करंट बनेगा। समझ में आ गया? इतना तो पता है आपको। तो जाहिर सी बात है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से आपस में टकराएंगे तो टकराने के टाइम पे या ज्यादा तेजी से जब ये मूव करेंगे तो मूवमेंट के टाइम पे क्या डेवलप होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जब तेजी से मूव करेगा तो इनके बीच में क्या डेवलप होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो टकराव से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लूज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी लूज होगी तो जाहिर सी बात है ये टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, टकराव होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो टकराव होने से टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा तो वायर में क्या प्रोड्यूस होगी, हीटिंग प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आई बात समझ में? तो ऐसे कोई भी सर्किट में क्या होता है, जहां पर भी करंट फ्लो होगा या जितना हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा वहां पे हीटिंग इफेक्ट वो उतना ही ज्यादा शो करेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे होगा। तो यहां पे कंसीडर करेंगे कि व्हेन अ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, व्हेन अ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a resistor are across the terminal having potential V। ठीक है, तो आपको पता है कि वर्क डन कितना बराबर होगा, वर्क डन किसके बराबर होगा बच्चों, वर्क डन बराबर होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। अरे सर ये कैसे आ गया, अभी बताते हैं। चार्ज की स्पेलिंग भी भूल गया बच्चा मैं, चार्ज। ठीक है, अच्छा बच्चों बात सुनो मेरी। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, मतलब बनाई तो बहुत सारी हैं। एक बनाई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे और एक बनाई है इलेक्ट्रिकल पावर पे। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। दोनों की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन है, आप वहां से जाके दोनों वीडियो देख लो। क्योंकि अगर आपने नहीं देखी तो वर्क डन बराबर पोटेंशियल इनटू चार्ज कैसे होता है, इसका फॉर्मूला कैसे आता है, क्या काम करता है, वो सब मैंने उस वीडियो में बताया। इस वीडियो में बताऊंगा तो लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है।
वो वीडियो देख लो आसानी से, क्योंकि टॉपिक वाइज देखोगे तो और ज़्यादा टॉपिक क्लियर होगा। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि ये जो पोटेंशियल है ये क्या करता है, चार्ज पे बकडन करता है, तभी तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आई बात समझ में? तो बकडन किसके बराबर होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज के। तो पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, चार्ज को किससे करते हैं, क्यू से। आई बात समझ में? आपको एक चीज और पता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। ये आपने पढ़ रखा है, क्योंकि बेबी को बेस नहीं चार्ज पसंद है। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज सिंपली डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, टी यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आ गया? तो बच्चों W की जगह अब क्या करेंगे, W बराबर V, Q की जगह हम क्या पुट कर देंगे, I इंटू टी। समझ में आ गया? तो एक फॉर्मूला मिल गया हमको, W बराबर V इंटू I इंटू टी। समझ में आ गया? मतलब क्या मिल गया हमको, डायरेक्टली लिखते हैं VIT। समझ में आ गया? कोई तकलीफ? अब आपको पता है कि जो बकडन कर रहा है वो कौन कर रहा है, पोटेंशियल कर रहा है। किस पे कर रहा है, चार्ज पे कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो जाहिर सी बात है जब ये पोटेंशियल करेगा तो बकडन किसके बराबर हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस इन अ वायर। तो बच्चों ये H बराबर क्या हो जाएगा, VIT। आई बात समझ में? अब आपको पता है कि HV नो, आपको पता है वाई यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो V की जगह हम क्या पुट कर देंगे, I इंटू आर। ये यहां पे पुट कर दें बच्चों, तो H बराबर क्या होगा, V की जगह क्या पुट कर देंगे, I इंटू आर, और I इंटू टी पहले से ही लिखा है। तो I इंटू आई क्या होता है बच्चों, I स्क्वायर R इंटू टी। दिख रहा है, वरना इधर लिख दे। तो H बराबर क्या आया, I स्क्वायर R इंटू टी। मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वायर में या कंडक्टर में, वो स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों यहाँ पे टाइम है, ये यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख लो बच्चों, वेयर टी इज इक्वल टू टाइम नॉट अ टेम्परेचर। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये था डेरिवेशन किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको मैंने ये भी बता दिया कि कोई भी वायर में हीट प्रोड्यूस आखिर होती कैसे है। ठीक है, इतना फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट का काम क्या होगा। सर ये क्या नहीं बोला है, मतलब जो भी हम कंडक्टर में जो वायर यूज करते हैं, ठीक है, जो वायर यूज करते हैं, जाहिर सी बात है वायर क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो हम कौन सा वायर यूज करते हैं, ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, मेटल करते हैं, एलॉय करते हैं, किसको यूज करते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी थी रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी मेटल की कितनी होती है, एलॉय की कितनी होती है, वो वीडियो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, आप वहां से जाके वो वीडियो देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मेटल की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, एलॉय की कितनी होती है, किस रेंज में मेटल क्या करता है, मेल्ट होता है या नहीं होता, वो सारी चीजें मैंने उसमें बताई हैं वीडियो में। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर जाके देखो। अब बात करते हैं कि यहां पे हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट, ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। मतलब हम सीधा सा बताएंगे कि जो भी वायर हम यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, उसकी रेजिस्टिविटी सबसे पहले मॉडरेट होनी चाहिए। लिखेंगे इट शुड हैव मॉडरेट रेजिस्टिविटी। बच्चों आपको पता है कि जाहिर सी बात है कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय होती है वो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल से थोड़ी ज्यादा होती है। आपको पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी या नहीं होगी। तो जो एलॉय को हम यूज करते हैं, जाहिर सी बात है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एलॉय जल्दी मेल्ट नहीं होगा, मतलब जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, या कह दो कि बर्न नहीं होगा। इसीलिए हम जितने भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो भी हीटिंग एप्लायंसेस होंगे उन सभी में हम क्या यूज करते हैं, एलॉय को यूज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एलॉय जल्दी मेल्ट नहीं होता है या बर्न नहीं होता है। समझ में आ गया? जल्दी वायर जलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि सर्किट सेफ रहेगा। समझ में आ गया? कोई तकलीफ? तो इसकी जो वायर है उसकी जो
रजिस्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट जस्ट मैंने अभी बता दिया। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों लगभग रात के 11 बज रहे हैं, 11:15 होने जा रहे हैं और रोड पे पे चल रहा है। समझ में आ गया, साउंड ज़्यादा आ रहा होगा। तो मतलब वायर का जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा जल्दी, जाहिर सी बात है जल्दी मेल्ट नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे मतलब हीटिंग एलिमेंट के, वायर को कैसा होना चाहिए। समझ में आ गया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ, यहां पे लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहली चीज हम बताते हैं आपको कि कौन कौन से हीटिंग एप्लायंसेस हैं, ठीक है, जिनको हम यूज करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, वाटर हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया, ठीक है, और इंडक्शन हो गया, ठीक है, गीजर हो गया। ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे क्या है, वेस्ट है। आई बात समझ में। और इन सभी में ज्यादातर हम किसको यूज करते हैं, एलॉय को यूज करते हैं। समझ में आ गया क्यों करते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके देख लो, डाल, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे डाल सकते हो कि रजिस्टिविटी बाय मेगी क्लासेस, ठीक है, आपको मिल जाएगी वीडियो। क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें मैंने एक टॉपिक आपको अभी नहीं पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे वाले लेक्चर्स में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है। हम घरों में कैसे वायरिंग को यूज करते हैं, ठीक है, अर्थ वायर क्या होता है, लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है, उन सारी चीजों को जब हम आपको पढ़ाएंगे तब वहां पे इलेक्ट्रिक फ्यूज को डिटेल में आपको समझा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अभी इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स रह गए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रह गए हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स अभी पेंडिंग में, उन सभी की वीडियो आपको मिलती रहेगी हमारे ही चैनल पे, ठीक है। तो पहले जो मैंने आपसे कहा कि ये सारे टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आए हैं, ठीक है, तो आप पहले की वीडियो वॉच कर लो, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।